दूँगा जनाब ऐसे जाफी साहब, हमारे बड़े सीजन लायर हैं, कराची में प्रैक्टिस करते हैं, हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, इनके दोनों जगह पे दफातर हैं, कराची में भी हैदराबाद में भी माशाल्लाह बहुत इनकी प्रैक्टिस है और इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है टैक्स प्रैक्टिस में। और ये इनकी आज जो तैयारी है वो बेनामी ट्रांजैक्शंस के हवाले से है। तो बेनामी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, उनकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इस्लामाबाद में बैठी हुई गवर्नमेंट का उसमें क्या स्टेक है, तो इस हवाले से ये हमें आज बताएंगे और हम यकीनन इनके लेक्चर से मुस्तफ़ीद होंगे। जनाब ऐसे जाफी साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रब्बे अशल्ली सदरी वसल्ली अमरी वहुलिल उक़दती लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड एंड मोहतरम चीफ गेस्ट साहब, प्रेसिडेंट साहब, चेयरमैन साहब, ऑनरेबल गेस्ट एंड माय कलीग्स, अस्सलाम वालेकुम। बेनामी ट्रांजैक्शन जो है, मैं समझता हूँ कि पिछले 40 जो मैंने स्टडी किया, मुझे बहुत कम टाइम दिया गया। बेनामी ट्रांजैक्शन का जो लॉ है, मैं ये समझता हूँ लास्ट 40 इयर्स में जितनी कानून साजी FPR में या इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में हुई, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये देखा गया कि बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है ये पाकिस्तान में। इसकी इम्पॉर्टेंस इस वजह से भी है कि ये बैरूनी दुनिया का भी इसमें दबाव है, इंटरनेशनली। ये वाहिद लॉ है जिसके अंदर क्रिमिनल एलिमेंट भी शामिल हैं और ये इंडिया में बहुत पहले से था, इसकी जजमेंट्स बहुत हैं इंडिया में। लेकिन इस पाकिस्तान में जो है ये लॉ 2016 और 17 से शुरू हुआ है आना। तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि इसका मैंने एक सिलसिला बनाया है बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 2017 का। तो आप प्लीज आगे करें, इधर हैं कोई साहब बैठे, उनको उसको आगे करें ताकि सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन में आपको बताऊं कि इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को जो है ना कवर कर रहा है। कई लॉ इसके अंदर इन्वॉल्व है। जैसे ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग जो है इसमें ये कि बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 2017 आया, इसका प्रीएम्बल है, फिर डेफिनेशंस हैं, पर्पस एंड प्रोबेबिलिटी, मोटिव्स हैं। प्रोबेबिलिटी लगेगा नहीं लगेगा, ये बड़ा बारीक भी नहीं इशू है, बारीक भी नहीं का, और ये थ्रेड बेयर इशू है और जिसके अंदर जो है अभी तक इसके अंदर लॉ में डेवलपमेंट इतनी हुई नहीं है पाकिस्तान में। कुछ केसेस अभी तक आए हैं तो उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। बेनामी जो मोटिव बेनामी ट्रांजैक्शंस अथॉरिटीज़ की हैं, पावर ऑफ अथॉरिटीज़ क्या है, लीगल प्रोसीजर क्या है और स्पेशल कोर्ट्स फॉर प्रोसिक्यूशन भी है इसमें। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मैं आपको बताऊँ बेनामी का मतलब क्या है। बेनामी मीन्स विदाउट अ नेम, विदाउट नेम। द वर्ड बेनामी जो है वो इज़ ऑफ पर्शियन नेचर भी है। इंडियंस कहते हैं कि ये हमारा हिंदी वर्ड है, पाकिस्तान में लोग कहते हैं उर्दू वर्ड है ये, लेकिन इंडिया में इसको बेनामी डिफाइन किया गया है, वेबस्टर से भी लिया गया है और बेनामी पाकिस्तान में भी इसकी डेफिनेशन वही समवॉट सेम वो है। तो द वर्ड बेनामी इज ऑफ पर्शियन ओरिजिन, हाउएवर सम सेज इट इज एन इंडियन ओरिजिन। इंडिया का अगर आप लॉ देखेंगे तो वहाँ बेनामी तो 1950s से चल रहा है। हाउएवर लेकिन उसमें लेजिस्लेशन जो है अभी हुई है 2018 और 17 में इंडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। However, some says that it is an Indian origin. However, लेकिन आप वेबस्टर्स डिक्शनरी में डिफाइंस करते हैं टर्म बेनामी टू मीन made, held, done or transacted in the name of another person. Thus, a benami transaction in common parlance refers to a both transaction in which a property is transferred in the name of a person, whereas the consideration for the same is paid by some other person. इसकी मिसाल आगे देता हूँ। टू इलिस्ट्रेट व्हेन एक्स परचेजेस अ प्रॉपर्टी, लेट्स कॉल इट फार्म हाउस खरीदता है, हाउएवर द प्रॉपर्टी इज नॉट परचेज्ड इन हिज ओन नेम बट इन द नेम ऑफ बाय, दो द कंसिडरेशन हैज फ्लोन इन फॉर्म ऑफ एक्स ओनली, दिस वुड बी अ क्लासिक बेनामी ट्रांजैक्शंस। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सच अ transaction farm house is called a benami property. Usually any benami transaction would have two primary एक्टर्स। अब बेनिफिशियल यानी बेनिफिशियल जो ले रहा है, फ़ायदा उठा रहा है, मिस्टर एक्स इन आवर एग्जाम्पल, और बेनामीदार वाई। बेनामीदार इज ए रियल और फिक्टिशियस पर्सन इन हुज नेम द बेनामी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड और हेल्ड।
A beneficial owner, on the other hand, refers to a person whether his identity is known or not, for whose benefit the Benami property is actually held by a Benamidar. Simply put, a Benamidar is a bare name lender, a mask or facade, whereas it is the beneficial owner who is the real culprit होगा या वो मैकॉय होगा, गुरु जिसको कहते हैं, वो सब कर रहा होता है। पाकिस्तान में सारे जो ज़्यादातर पॉलिटिशियंस सारे के सारे बेनामी ट्रांजेक्शन से बेनामीदार हैं। ज़्यादातर आप देख लें, अगर आप पॉलिटिकली देखेंगे ना, जरदारी साहब को देखेंगे तो प्रॉपर्टी उनके नाम कुछ भी नहीं, सब उनके जो है दोस्तों के नाम है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अगर आप देखेंगे गौर से अगर नज़र आता है हमारे मुल्क के अंदर, बहुत कॉमनली है। अच्छा, इन लेमैन में अगर आप बेनामी ट्रांजेक्शन को डिफाइन करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन है वेयर अ पर्सन बाइज अ प्रॉपर्टी परचेज की जाएगी इन द नेम ऑफ अनदर पर्सन और ग्रेजुअली ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन विदाउट एनी इंटेंशन टू बेनिफिट दैट अदर पर्सन। मैं प्रॉपर्टी जो है परचेज कर रहा हूँ मिस्टर एक्स के नाम से, फायदा उसको नहीं हो रहा, मुझे ही होगा, मैंने उसके नाम से खरीद के रखी है। नेक्स्ट पेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन जो इसमें आई है, ब्रीफ समरी जो है इसके अंदर ये है कि वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 2017 और उसके रूल्स भी बन गए हैं, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन रूल्स 2019। In Pakistan, this is one of the most important legislation which have been introduced in country and will have a substantial and far-reaching consequences है उसके अंदर, in the field of finance में है, टैक्स में है, बैंकिंग में है, other economic fields and sectors हैं। ये जितने भी पाकिस्तान में लॉज आए हैं, मैं देख रहा था फॉरेन करेंसी का आया, वो बहुत सारे ऐसे उसके ज़ियाउल साहब के दौर में आया फॉरेन, उसका वाइट मनी का, सब चीज़ों का, लेकिन ये और जो फॉरेन करेंसी का आया, नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का आया, उसमें ये मैं समझता हूँ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुछ समझना पड़ेगा। और अगर इसको आपने समझ लिया तो इसके अंदर प्रोफेशनली पैसा बहुत है, क्योंकि इसके अंदर वो लोग इन्वॉल्व हैं जो कि जिनके पास ब्लैक का पैसा है, ऐसा पैसा है जो उन्होंने पार्क किया दूसरे नाम से। अच्छा, इसके अंदर जो है जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री जो उसके अंदर तरीक़ाकार हुआ है कि इसको अप्रूव किया गया है अगस्त 2016 में बाय नेशनल असेंबलीज स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस। फिर बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट पब्लिश हुआ है 14 फरवरी को फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। रूल्स नोटिफाइड हुए 11 मार्च 2019 को और इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान। Prohibits इसके अंदर prohibits entering into Benami transaction or holding of Benami property from the date of enactment of the act होगा, retrospective नहीं आ रहा है इसके अंदर। अभी इन्होंने कहा from the date of enactment, अब ये लॉ डिसाइड करेगा हाई कोर्ट और जुडिशरी कि इसको retrospective लेना है या from the Finance Act 2017 से लेना है। अच्छा, बेनामी प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्फिस्केट हो जाएगी, इसके आगे मैं चल के बताता हूँ किस तरह होगी। और इसके अंदर प्रोहिबिट्स ये है कि री ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय नमा, इसके भी पाबंदियां हैं सेक्शन 5 के तहत। अब इसका प्रीएम्बल जो रखा गया है लॉ के अंदर, टू प्रोवाइड फॉर प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी इन बेनामी एंड रेस्ट्रिक्ट राइट to recover or transfer property held Benami and provide mechanisms and procedures for confiscation of property held Benami। कॉन्फिस्केशन कौन करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिसके ऊपर अभी भी FBI फाइनलाइज नहीं कर सका है। कॉन्फिस्केशन जो होगा वो तरीकाकार वही होगा जो इनकम टैक्स में 140 और उसके बाद जो अटैचमेंट का है वही तरीकाकार अभी रखा गया है। इसके लिए इन्होंने पिछले साल अभी फाइनेंस कमेटी FBI में मीटिंग की है, उसका अभी तक कोई फाइनलाइज नहीं हो सका है। बेनामी जो प्रॉपर्टी है उसकी जो सेक्शन 2 और ब्रैकेट सब सेक्शन 7 में इसकी जो मीनिंग दी गई है वो एनी प्रॉपर्टी विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एंड आल्सो इंक्लूड्स द प्रोसीड्स फ्रॉम सच प्रॉपर्टी। यानी इट मीन्स के बेनामी ट्रांजैक्शन हो, उसके अंदर प्रोसीडिंग्स यानी वो प्रोसीड्स हो यानी जो कैश की सूरत में हो, इन काइंड हो या कैश हो, वो भी आता है। आगे चल के मैं आपको बताऊँ उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट एक चेंजेस और लाएंगे लोग। अच्छा, अब प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या डिफाइन किया गया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। एसेट ऑफ एनी काइंड, कोई भी काइंड हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो,
corporeal law or incorporeal law, or and includes any right or interest or legal document or instrument evidencing title or interest in the property where the property is capable conversion into some other form than the property in the converted form, and also includes the proceeds from the property. यानी इसके अंदर हर तरीके से अगर कोई सिविल लॉ में के हिसाब से प्रॉपर्टी टाइटल ट्रांसफर भी हो जाता है, उसके बावजूद भी जो है वो प्रॉपर्टी की मायने में आएगा। हर मायने ले लिए गए जिसके अंदर जो है खास तौर पर टेंजिबल, इंटेंजिबल, कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल भी आ गया है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रूल जो है, सब रूल 10 जो है वो कंसिस्ट का जो रूल्स है उसके अंदर लिखा हुआ है, बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर कैश भी है, सिक्योरिटीज़ भी हैं, बुलियन भी है, ज्वेलरी भी है, अदर वैल्यूएबल डिपॉजिट्स हैं, और वो जब कॉन्फिस्केट किए जाएंगे वो कहाँ रखे जाएंगे? वो 2 बैंकों में रखे जाएंगे, एक नेशनल बैंक में और एक स्टेट बैंक में। अच्छा, बेनामी ट्रांजैक्शन में की ये जो मायने में बार बार आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट पे चेंज करें। A transaction or arrangement where a property is transferred or held by a person, section 2 subsection 8 की मैं डिफाइन कर रहा हूँ लॉ में क्या है। एंड द कंसिडरेशन फॉर सच प्रॉपर्टी हैज बीन प्रोवाइडेड और पेड बाय अनदर पर्सन, यानी ये क्लियरली लिखा है कंसिडरेशन है, और उसके बाद जो है उसको जो प्रोवाइड किया गया, पेड किया गया, किसी और शख्स ने पेड किया है। अच्छा, द प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर द इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ द पर्सन हु हैज प्रोवाइडेड द कंसिडरेशन, जिसने पैसा लगाया उसको बेनिफिट मिलेगा, जिसके नाम से उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा इसमें। ये इसकी डेफिनेशन में है। अच्छा, एक्सेप्शन जो क्रिएट किया है लॉ में वो ये किया गया है कि ये हेल्ड किया गया ए और बी, इसका प्रोविजन है। अ पर्सन स्टैंडिंग इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर पर्सन टुवर्ड्स whom he stands in such कैपेसिटी एंड सच ए ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, पार्टनर, डायरेक्टर। अब ये एक्सेप्शंस हैं, ये लोग नहीं आएंगे। हमारा क्वेश्चन ये आ रहा है, क्या मैंने अपनी बीवी के नाम से अगर प्रॉपर्टी खरीद ली, मैंने अपने भाई के नाम से खरीद ली, अपने दोस्त के नाम से खरीद ली, और अगर मेरे पास एक्सप्लेन सोर्स पैसा है तो फिर उसमें एक्सेप्शंस में है। ये मैं आपको वाज़ेह लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, पैराग्राफ ए जो है, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी, ये एक्सेप्शंस बता रहा है, ये नहीं आएंगे बेनियामिन में। A person standing in fiduciary capacity for the benefit of another person towards whom he stands in such a capacity and included a trustee, a executor, a partner, a director of company, agent or legal advisor, and any other person as may be notified by the government of फेडरल गवर्नमेंट। इसके अंदर वो शख्स है जिसने अपने पार्टनर के नाम से प्रॉपर्टी खरीद ली, या वो ट्रस्टी है, ट्रस्ट ने उसके नाम से प्रॉपर्टी खरीद ली, लेकिन वो एक्सप्लेन्ड एंड सोर्स है। और अगर कोई एजेंट है, यूरोप में जनरली प्रॉपर्टी जो है लॉयर के थ्रू खरीदी जाती है, तो लीगल एडवाइजर के थ्रू खरीदी गई है, उसके नाम से खरीद ली गई, लेकिन सोर्स एक्सप्लेन्ड है, तो वो एक्सेप्शन में वो नहीं आएगा। इसी तरह सेकंड चीज़ है बी पैराग्राफ, एनी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल इन द नेम ऑफ हिज स्पाउसर or in the name of any child, or in the name of his brother, sister, lineal ascendant or descendants, and the individual appearing as joint owner in any document of such individual, and the consideration, अब ये है कुछ, ये है इसमें जिस जो है, and the consideration for such property has been provided or paid out of known sources of income of the individual। अगर known sources हैं तो फिर आपका ये though it appears बेनामी कहलाएगा, लेकिन इसकी सोर्सेज एक्सप्लेन्ड हैं, और भाई, चचा, ताया, रिश्तेदार, ट्रस्टी, तो वो एक्सेप्शंस हैं, वो फिर आप बेनामी नहीं कहलाएगा, और वो इस लॉ में जो है वो उसकी लॉ के उसमें नहीं आ रहा, हिट नहीं कर रहा था उसको। अलबत्ता ये जो वेयर रीडिंग अगर आप देखेंगे, उस ट्रांजेक्शन को देखेंगे, अपेरेंटली ये नज़र आ रहा होगा कि ये बेनामी है, क्योंकि मेरे नाम से नहीं है, मेरी वाइफ के नाम से, मेरे बच्चों के नाम से। तो अगर वो नोन सोर्स है तो दैट इज एन एक्सेप्शन। आज हमारे चीफ गेस्ट जनाब अमजद फारूक साहब डायरेक्टर इंटेलिजेंस तशरीफ़ ले आए हैं, और आज हमारे स्पीकर साहब भी तशरीफ़ ले हैं। मैं दोनों को वेलकम करता हूँ, प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लेते हैं। इसको कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। प्लीज़ जाफी सर, प्लीज़।
अच्छा, हमारी कंटिन्यूटी में ये हम बात कर रहे थे बेनामी ट्रांजैक्शन पे। अब मैं पेज नंबर उसमें आता हूँ। बेनामी ट्रांजैक्शन क्या है? A transaction or arrangement in respect of a property carried out or made in a fictitious name, झूठे नेम से, concocted। ट्रांजैक्शन हो या अरेंजमेंट ऐसा किया हुआ, ट्रांजैक्शन हो या अरेंजमेंट किया हो। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसके अंदर। अरेंजमेंट भी अगर आपने किया है ऐसी प्रॉपर्टी का जो वेयर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर और डिनाइज नॉलेज ऑफ सच ओनरशिप, उसको वो डिनाई नहीं कर सकता, नॉलेज नहीं रखता हो सकता है उसके नाम से हो। जैसे किसी पकौड़े वाले के नाम प्रॉपर्टी होती है, जरदारी साहब कहा करते थे मेरा तो बैंक अकाउंट है ही नहीं, बैंक अकाउंट तो दूसरों के नामों से है, किसी रिक्शा वाले के नाम से, किसी के नाम से है, मेरा नहीं है। लेकिन उसके अंदर अरेंजमेंट ऐसा किया गया और ट्रांजेक्शन ऐसी की हो, वो बेनामी ट्रांजेक्शन में आएगा। अच्छा, इसके अंदर जो है ये जो लॉ है, इसके अंदर वर्ड्स और एक्सप्रेशन यूज जो किए गए हैं, वो डिफाइन जो किए गए हैं रूल्स के अंदर, वो इसके अंदर जितने लॉ हैं पाकिस्तान में 8-10 लॉ वो इन्वॉल्व हैं। ज़रा आप मेरी तरफ तवज्जो से बात सुने, आप, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस बेनामी लॉ के अंदर ट्रस्ट एक्ट भी इन्वॉल्व है। ट्रस्ट एक्ट 1882, सक्सेशन एक्ट 1925, पार्टनरशिप एक्ट 1932, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एक्ट, और दूसरे जो है कंपनी एक्ट 2017। इन सब का इन्वॉल्वमेंट है। इधर ये सब लॉ के अंदर आ रहे हैं इसके अंदर। उसी हिसाब से पार्टनरशिप की अगर जहाँ इसमें डेफिनेशन कहीं नहीं है, कहीं कोई शॉर्ट कमिंग है, तो वो ये लॉ इसको हेल्प करेंगे, इसमें से निकलेगा। अगर ट्रस्टी होगा तो इधर जाएगा, सक्सेशन में आएगा तो ये यहाँ आएगा। अभी मैंने एक हाई कोर्ट का डिसीजन भी दिखाऊंगा जिसके अंदर सक्सेशन के ऊपर इन्होंने ट्रांजैक्शन की है बेनामी की। इसी तरह पार्टनरशिप एक्ट है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। अच्छा, रिकवरी जो होगी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत होगी। तो ये आगे चल के और आपको मैं बताता हूँ कि बेनामी मीन्स, मैं बार बार समझा रहा हूँ कि आप बेनामी is a person who is a fictitious person, as the case may be, in whose name the Benami property is transferred, held, includes who lends his name। और बेनिफिशियल ओनर्स का आइडेंटिटी जो होगी वो बेनिफिट बेनामी की बेनामीदार से होगी। सेक्शन 211, ये जो डेफिनेशंस मैंने दी हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 और सेक्शन 2 सबसेक्शन 11। अच्छा, इसके अंदर जो है फैक्टर्स जो है, ये शायद मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ कि इसके अंदर जो फैक्टर्स अकाउंटिंग फॉर द ओरिजिन ऑफ बेनामी है, फ्रॉड ऑन क्रेडिटर्स है, इवेड टैक्सेस है, अवॉइड सोशल एंड पॉलिटिकल रिस्क इन होल्डिंग प्रॉपर्टी, पार्किंग अनटैक्स प्रॉफिट्स है, टू हाइड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग है, टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, टू अवॉइड डिपार्टमेंटल फ्रॉड है। जो फैक्टर्स इन्वॉल्व है, स्क्रूटनी ऑफ रेगुलेटर्स है, टू अवॉइड सर्टेन पॉलिटिकल एंड सोशल रिस्क है, टू बाईपास लैंड रिफॉर्म्स है। ये सब फैक्टर्स कवर कर रहे हैं इसके अंदर। एक्सक्लूजन्स का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्रॉपर्टी हेल्ड बाय अ पर्सन इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी हो, या प्रॉपर्टी एक्वायर्ड आउट ऑफ नोन सोर्स ऑफ इनकम बाय एन इंडिविजुअल इन द नेम ऑफ स्पाउस, इन द नेम ऑफ एनी चाइल्ड ऑफ इंडिविजुअल, ये एक्सक्लूजन्स हैं। इसी तरह मैं रिपीट कर रहा हूँ कि प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इन द जॉइंट नेम ऑफ इंडिविजुअल, हिज ब्रदर, सिस्टर, लिनियल डिसेंडेंट्स एक्वायर्ड फ्रॉम द नोन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, और जो अरेंजमेंट किया गया किसी किस्म का बेनामी का, इंक्लूडिंग प्रोसीड्स फ्रॉम सच प्रॉपर्टीज ट्रीटेड एज बेनामी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी जिसमें ट्रीटमेंट किया गया हो। अच्छा, इसके अंदर जो अथॉरिटीज़ हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसका जो कॉन्ग्रेजेंस लिया जाएगा, किस तरह लिया जाएगा, इसका जो अथॉरिटीज़ हैं वो सेक्शन 15 डिफाइन कर रहा है। सेक्शन 15 में जो है अप्रूवल होगी बाय द कमिश्नर, IR करेगा जो हेड्स होगा बेनामी जोन का। इनिशिएटिंग ऑफिसर जो होगा वो DCIR होगा, डिप्टी कमिश्नर लैंड रेवेन्यू, जो इन्वेस्टिगेट्स करेगा और फाइल भी करेगा रेफरेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा वो एक ACIR भी हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब ये कि जो कॉन्फिस्केट करे, एडमिनिस्टर करे बेनामी प्रॉपर्टी। फॉर एडजुडिकेंट अथॉरिटी में इन्होंने रखा है कि adjudicates in the cases where references have been filed and declares whether a property is benami or not and passes the confiscation order। अच्छा, इसके अंदर पैनल बनेंगे, पैनल ऑफ सूटेबल ऑफिसर्स के बनेंगे जो क्वालिफाई करते हैं उस सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 6 की।
अपील की इसकी लिमिटेशन, इसमें डायरेक्ट कमीशन अपील के पास अपील फाइल नहीं होगी, इसमें डायरेक्ट ट्रिब्यूनल में होगी। पाकिस्तान का जो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है ना, इसमें अपील फाइल होगी और उसका जो पीरियड है फाइलिंग करने का वो 60 डेज़ नहीं जो जनरली हमारे इनकम टैक्स और ट्रिब्यूनल रूल्स में लिखा हुआ है। इसके अंदर 45 डेज़ जो कंडोनेशन भी हो सकती है। 45 डेज़ में आपको ऑर्डर पास करके डायरेक्ट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करनी है। इसके अंदर जो है सेक्शन 16 ये कहता है कि कुछ पावर जो है सिविल कोड्स अंडर सिविल प्रोसीजर कोड और 1908 वाइल ट्राइंग सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग मैटर्स होंगे। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन है, इन्फोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ सेक्शन 16 के तहत इन्फोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन है, उनकी अथॉरिटीज़ हैं, पावर हैं इन अफसरों के जो है जिस तरीके से ये काम करेंगे। कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, 176 का नोटिस नहीं चलेगा, ये वाला नोटिस आएगा सेक्शन 16 का। इशूइंग कमीशंस होगा, इशूइंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स होगा और एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब्ड। अच्छा, जो अटैचमेंट होगी प्रॉपर्टी की, वो अटैचमेंट हो, फाइनल हो या प्रोविजनल ऑफ द प्रॉपर्टी हो, वो इनकम टैक्स रूल्स 2002 के तहत होगी। मिक्स हुआ है क्योंकि अभी लॉ इसके अंदर डेवलप हो रहा है। और प्रोसीडिंग्स जो होगी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होगी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 228 ऑफ पीपीसी 1860। इसका मतलब ये है कि अब इसके अंदर अगर आप इसको बेनामी ट्रांजैक्शन की किताब को देखेंगे ना, इसके अंदर इसका भी इन्वॉल्वमेंट है, जेल भी है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो अब आम इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर चार्टर्ड अकाउंटेंट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए क्रिमिनल प्रोसीजर को सीआरपी। अच्छा, जो इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाएगी वो दो तरीके से कलेक्ट की जाएगी। रिकॉर्ड किसी पर्सन का भी मांगा जा सकता है ऑफ दिस एक्ट सेक्शन 18 के तहत, और सेक्शन 19 कहता है कि वो सर्च भी कर सकते हैं, एंटर भी हो सकते हैं प्रेमिसेस के अंदर, और वो उसमें परमिशन का कहीं नहीं दिया हुआ जिससे परमिशन लेंगे। अच्छा, अब इसके साथ पावर ऑफ टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट्स होंगे सेक्शन 20 के तहत। ये टेंशन भी जो है ये लोग करेंगे जो इसको इम्पाउंड करेगा और रिलीज करेगा, प्रोसीजर इसका इसमें रूल्स में दिया हुआ है। सेक्शन 51 जो है पेनल्टीज की है। अब इसके अंदर जो कॉन्फिस्केशन होगी प्रॉपर्टी की, वो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग इशू ये है। सेक्शन 51 जो है वो बेनामी ट्रांजैक्शन का ये कहता है कि एक तो इम्प्रिजनमेंट होगी 1 साल से लेकर 7 साल तक, एंड साथ में फाइन भी होगा अप टू 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। और फेयर मार्केट वैल्यू कैसे लिखी जाएगी वो दिया हुआ है सेक्शन 68 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत। वहाँ पे उसके तहत सेक्शन 68 के तहत जो है उसकी FMV वैल्यू निकाली जाएगी और 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, साथ में 25% का फाइन भी 7 साल लगे और कवर्ड नहीं है, एंड का है इधर। नेक्स्ट इशू ये है कि पेनल्टी फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन देने के ऊपर रिगोरस इम्प्रिजनमेंट है फॉर 6 months to 5 years एंड यानी प्लस है विद फाइन अप टू 10% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन। अच्छा, इसके अंदर जो इन्फॉर्मर्स को भी बड़ा शानदार मौके दिए गए हैं और विसिल ब्लोअर्स का लॉ भी डाला गया है। इंसेंटिव फॉर विसिल ब्लोअर्स यानी थर्ड पार्टी या इन्फॉर्मर जो इन्फॉर्मेशन दे दे उसको क्या इनामत मिलेंगे, वो बेनामी ट्रांजैक्शंस के रूल्स 2019 में लिखे हुए हैं। इसके अंदर जो प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी होगी अगर 20 लाख तक है या उससे कम है, 2 million और लेस, 5% मिलेगा प्राइस का प्रॉपर्टी का। और इसी तरीके से अगर 2 million से 5 million तक है तो उसको जो है 1 crore प्लस 4% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 2 million है, 1 lakh प्लस 4% ऑफ अमाउंटिंग एक्सीडिंग 2 million है। और लास्ट इन्होंने थर्ड रखा है ओवर 5 million यानी ₹220 यानी 2,20,000 प्लस 3% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹5 million। इसके अंदर एक केस लॉ है मैं जो लेकर आया हूँ वो पढ़ने जैसा है, आपका लाहौर हाई कोर्ट का है जो मुल्तान बेंच ने किया। इसमें रिव्यू फाइल किया गया था और ये केस लॉ जो है जजमेंट है इसके ऊपर, जिसमें इन्होंने प्लेंटिफ ने इंस्टीट्यूट किए 3 सूट्स और वो उसके अंदर रिव्यू फाइल किया गया है बेनामी का। उसके अंदर टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी क्लियर नहीं था और उसके अंदर हाई कोर्ट ने बेनामी ट्रांजैक्शन को कंफर्म किया।
ये केस लॉ इसके अंदर अगर आप चाहें तो इसको नोट कर लें, इसको पढ़ें, इसमें काफ़ी फूड थॉट है। ये रिपोर्टेड जजमेंट है, ये आप निकाल सकते हैं और इसको आप देखें, क्योंकि बेनामी के अभी जितने केसेस आ रहे हैं ट्रिब्यूनल के या हाई कोर्ट के, तो ये मेरी गुजारिश है कि आप इसकी पूरी अच्छी तरह स्टडी करें, क्योंकि ये लॉ बहुत ज़्यादा प्रीवेल करेगा। अगर ये चल पड़ा लॉ और इसके अंदर ट्रांजैक्शंस पकड़ी जाने लगी तो इनकम टैक्स रिटर्न आप भरना भूल जाएंगे, इसमें पैसा बहुत है। ये साइटेशन है इसकी, ये मैं इसको दे देता हूँ। सिविल रिवीजन नंबर 1242 ऑफ 2019 है और इसका जजमेंट हुआ 27/9/2021 को। ये उसके ऊपर रखा हुआ है। ये मेरे ख्याल में साइटेशन नहीं है इसकी, इसके अंदर है, अगर आप देखें हाई कोर्ट की साइट पे है, ये देख लीजिएगा। हाँ ये हाँ केस का नाम मैं दे रहा हूँ। इन द लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच है, जुडिशल डिपार्टमेंट है। जजमेंट किया है जो है इसके अंदर उस्मा रिजवान एंड अदर्स, सादिक रशीद एंड अनदर वर्सेस मुसम्मात उस्मा रिजवान एंड 10 अदर्स। सादिक रशीद एंड अनदर वर्सेस उस्मा रिजवान एंड 10 अदर्स। और ये लेटेस्ट डिसीजन है 27 सितंबर 2021 का। इसके अंदर प्रॉपर्टी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि खातून की थी, उसके दूसरे हकदार आ गए, तो ये उसको वो कहती थी कि ये मुझे इनहेरिटेंस में मिली है, इनहेरिटेंस से मिली है, तो उसके कोई पीछे कोई वो नहीं था, प्रूफ नहीं था, तो ये अगेंस्ट में गया है टैक्स पेयर के और लिटिगेंट के। तो ये बेनामी इसके ऊपर कंफर्म किया, रिव्यू में भी कंफर्म किया गया है। तो ये देखने की चीज़ है, क्योंकि ये बड़ा, ये जो लॉ है ना बड़ा बारीक बीनी का है कि कौन सी ट्रांजैक्शन बेनामी है कौन सी नहीं है। कुछ केसेस में, कुछ में तो बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। जितने पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, दूसरे केसेस में ऐसे लोग हैं, उनको अगर नज़र आता तो साफ नज़र आ रहा है दूसरों के नामों से खरीदी गई है। और पाकिस्तान में जनरली जो है ना सबसे ज़्यादा पैसा जो है पार्क हो रहा है प्रॉपर्टी के अंदर, और लैंड डेवलपमेंट हो रही। कराची से लेके सक्कर तक दोनों साइड्स की ज़मीनें फेस्ट आप चले हैं रहीमयार खान तक, सब कमर्शलाइज हो रही हैं एग्रीकल्चर में। और उनको जो है वो कर एग्रीकल्चर से देह फॉर्म से निकाल कर उसको ला रहे हैं वो उसके अंदर रेवेन्यू सर्वे में, और उसमें प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं। आजकल ये बड़ा सिलसिला चल रहा है, और उसके अंदर ज़्यादातर पैसा जो पार्क हुआ है वो पॉलिटिशियंस का है और दूसरे लोगों का है। ये वाहिद जरिया है जो इसके ऊपर काम हो रहा है। तो ये मेरी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया जनाब ऐसे जाफरी साहब, आपने इंतहाई पुरमग़्ज़ जो है वो हमें एक आइडिया भी दिया है, कि फ्लेवर में मिला। वो दोस्त लोग जो कि अब जिन्होंने इसके ऊपर एम्फसाइज नहीं किया, यकीनन उनके लिए ये एक नई चीज़ है और उनको इसका फ्लेवर मिला। वो ये जजमेंट पढ़ेंगे, जैसे कि जाफरी साहब ने ये हाई कोर्ट की जजमेंट बताई है मुल्तान बेंच की, तो उसको पढ़ेंगे तो उसमें यकीनन बहुत सारी क्लैरिटी आएगी और जो नई लीगल प्रोविजन है उसके साथ उनका